नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जड़धारी क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आ रखा हूं टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले डीएलएड एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहां पर शुरू करते हैं। आज की वीडियो का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि किसी छात्र के व्यक्तित्व का विकास सबसे अधिक प्रभावित होता है संस्थान में अनुशासन से, घर में भावनात्मक वातावरण से, विरासत से मिली संपत्ति और देनदारियों से, या साथियों और बड़ों के सामाजिक अभिविन्यास से। जो छात्र का जो व्यक्तित्व का विकास होता है सबसे अधिक जो प्रभावित होता है, देखो प्रभावित तो हर चीज़ से होता है। अगर माना संस्थान में अनुशासन होगा तो उसका विकास उस हिसाब से होगा। अगर उसको विरासत में बहुत ज़्यादा संपत्ति उसके घर में है, वो बहुत क्या है पहले ही रईस बाप का बेटा है, तो भाई उसका विकास उस हिसाब से होगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है वो करता है घर में भावनात्मक वातावरण से। जिसका वातावरण, घर का भावनात्मक वातावरण जिस प्रकार का होगा उस बच्चे का विकास उस हिसाब से होगा। माना किसी घर में बड़े प्यार से सभी रहते हैं, माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, सभी लोग क्या है घर में बड़े प्यार से रहते हैं, तो उस बच्चे का विकास कमाल का होगा। लेकिन अगर क्या है उस बच्चे को बार बार डांट पड़ रही है, उसको डांटा जा रहा है, उसको डराया जा रहा है, तो उस हिसाब से दब जाएगा। तो इसलिए बी ऑप्शन इसका सही है कि घर का जो भावनात्मक वातावरण है वो जितना अच्छा होगा बच्चे का व्यक्तित्व का विकास उतना ही सुंदर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं कि कक्षा में किसी छात्र द्वारा दिए गए गलत उत्तर को सुनकर अन्य छात्र हंस पड़ते हैं, तो ऐसी अवस्था में क्या किया जाए। हंसने वाले छात्रों को रोकना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि कभी कभी सभी से गलती होती है। इस घटना की अनदेखी करके पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। आप टीचर को बोला जा रहा है कि भाई क्या किया जाए। या सी ऑप्शन है, हंसने वाले छात्रों को चेतावनी देनी चाहिए कि आइंदा भाई ऐसी हरकत वो नहीं करेंगे, अगर वो करेंगे तो उनकी वहाँ पर क्या है बहुत ज़्यादा पिटाई होने वाली है। ठीक है। और डी ऑप्शन है कि हंसने वाले छात्रों को कक्षा से सीधा बाहर कर देंगे। तो आप वो क्या करेंगे, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपको जो सही लगता है कि हंसने वाले छात्रों को रोकना चाहिए हमें और उन्हें बताना चाहिए कि कभी कभी ऐसी गलतियां होती है। मतलब अब देखो, अब ऐसा नहीं कि बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, हंस रहे हैं वो, तो ऐसा नहीं कि उनको आप क्या करेंगे अनदेखी नहीं करेंगे, नहीं तो बार बार क्या है ऐसी अनुशासनहीनता करते जाएंगे। और अगर आप उनको चेतावनी देके उनको पीटने वगैरह बात करेंगे तो ऐसे में क्या है उनका विकास नहीं हो पाएगा, वो कहीं ना कहीं आपसे डर जाएंगे। तो उनको डराना भी नहीं है और कक्षा से बाहर निकाल के उनका जो शिक्षण है वो खराब हो जाएगा। तो फर्स्ट है कि आप उनको थोड़ा सा प्यार से समझाएंगे कि भाई कभी कभी ऐसी गलती होती है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं फिर इसी बहाने। कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोलता है कि आपके पास एक कक्षा है जिसमें ऊंचाई में बहुत विषमता है। आपको बैठने की व्यवस्था करनी चाहिए। किस तरीके से आपको बैठने की व्यवस्था करनी, क्या यादृच्छिक हो या कोई भी बच्चा जिस तरीके से बैठे उसको चलने देना चाहिए, या जहां छोटे छात्रों को इस तरह बैठने की अनुमति हो कि वे कक्षा की गतिविधियों को आसानी से देख सकते हैं और भाग ले सकते हैं। या सी ऑप्शन है कि वो विशुद्ध रूप से ऊंचाई पर आधारित हो, मतलब छोटे बच्चे आगे और बड़े बच्चे इस तरह से उनके क्रम के अनुसार बैठाएं, या जिसमें कक्षा में एक तरफ लंबे छात्र हों एक तरफ छोटे छात्र हों। तो कैसा करना चाहिए, तो जो सबसे सही जो सटीक आंसर है वो है कि जहां बी ऑप्शन, कि जहां छोटे छात्रों को इस तरह से बैठने की अनुमति हो कि वे कक्षा की, मेन उद्देश्य क्या है कि जो कक्षा में गतिविधियाँ हो रही है उसमें सारे के सारे बच्चे वहाँ पर क्या है पार्टिसिपेट कर सकें। और वो कब हो पाएगा कि जब हर बच्चा क्या करेगा, जो गतिविधियाँ चल रही है उसको आसानी से देख सकेगा। तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कि शिक्षा एक शक्तिशाली साधन है। शिक्षा एक क्या है, शक्तिशाली साधन। तो किस चीज़ का है, क्या ये सामाजिक परिवर्तन का साधन है, या सांस्कृतिक परिवर्तन का, या व्यक्तिगत परिवर्तन का, या इन तीनों का। तो देखिए शिक्षा से क्या है, शिक्षा बहुत जरूरी है और उससे क्या है सारे परिवर्तन होते हैं। सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन और व्यक्तिगत, तीनों प्रकार के परिवर्तन क्या है शिक्षा के द्वारा ही होते हैं। तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं कि मातृभाषा में सीखना एक छात्र को, यहाँ पर डैश डैश है, यहाँ पर आपको इन चीज़ों में भरना है, में मदद करता है कि उसे क्या सिखाया जा रहा है। क्या अर्थापन, मतलब वो अर्थ आसानी से समझेगा, या निर्माण, पुनः प्रस्तुतिकरण, या आसानी से समझने में। तो इसका क्या होगा, डी ऑप्शन होगा कि मातृभाषा में सीखना एक छात्र को आसानी से समझने में मदद करता है कि उसे क्या सिखाया जा रहा है। अपनी मातृभाषा में सिखाया जा रहा है तो उसको बड़ी आसानी से क्या होगा समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर डी ऑप्शन सबसे सटीक होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है कि एक प्रभावशाली कक्षा वातावरण का मूल तत्व है। एक प्रभावशाली कक्षा किसको बोलेंगे आप, क्या जहाँ कठोर अनुशासन हो, बिल्कुल बच्चे शांत हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, क्या ये प्रभावशाली कक्षा होगा।
या पूर्णतः शांति है, जहाँ बिल्कुल शांति का माहौल है, या विभिन्न प्रकार के शिक्षण सहायक उपकरण, अलग अलग प्रकार के शिक्षण जो सहायक उपकरण हैं उनको टीचर यूज़ कर रहा है, या जीवंत छात्र शिक्षक अंतःक्रिया। तो जो प्रभावशाली कक्षा का वातावरण का जो मूल तत्व है दोस्तों वो है जीवंत छात्र शिक्षक अंतःक्रिया। मतलब आपकी कक्षा जीवंत होनी चाहिए, कठोर अनुशासन करके आप उनको शांत करके नहीं रख सकते हैं, वो जीवंत होनी चाहिए। मतलब आप और छात्र दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, डिस्कशन चल रहा है, आप कुछ बोल रहे हैं, आप जवाब कर रहे हैं, बच्चे आंसर दें। मतलब बच्चों को भी क्या है यहाँ पर एक्टिव होना, उनको क्रियाशील बना के रखना जरूरी है। तो इसलिए जीवंत कक्षा आपको चाहिए। तो वही क्या है, ये मूल तत्व है प्रभावशाली कक्षा। क्वेश्चन नंबर 7 का है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं कि एक शिक्षक जो अपने छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम नहीं है, एक टीचर क्या है, अपने छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में वो सक्षम नहीं है, तो उसे क्या चाहिए, उसको शिक्षण पद्धति का मूल्यांकन करना और उसमें सुधार करना चाहिए, या पद से इस्तीफा देना चाहिए, अपने विद्यार्थियों में दोष ढूंढने चाहिए, या विकल्प तय करना शुरू करें। तो इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों ए, कि उसको देखो, माना बच्चे आपके शिक्षण में क्या नहीं कर रहे हैं, आप उनका ध्यान आप आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ कमी क्या होगी, टीचर में होगी। तो इसलिए जो टीचर है उसको जो शिक्षण पद्धति वो यूज़ कर रहा है उसका मूल्यांकन करना होगा और अपने में सुधार करना होगा, उनमें सुधार करना होगा। ठीक है, तो 7 का यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कक्षा के अंदर अंतःक्रिया उत्पन्न होनी चाहिए, क्या विचारों से, तर्क से, सूचना से, या विवाद से। जो अंतःक्रिया होगी छात्र और शिक्षकों के बीच, जो अंतःक्रिया होगी वो किसके द्वारा होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए विचारों से। जो विचार होंगे, एक दूसरे के विचार जब आप समझेंगे तो वो एक क्या है, जीवंत कक्षा हो जाएगी। सूचना, विवाद और तर्क, ठीक है, तो विवाद तो होना ही नहीं चाहिए। सूचना का मतलब तो ये होगा कि टीचर ने बोला, बच्चों ने सुन लिया, बात हो गई। तर्क थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा है विचारों से, तर्क में वितर्क सब कुछ आ गए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि छोटे बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा में किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है, कि कौन सा बोझ स्कूली बच्चों को नहीं चाहिए। तो ये क्या है, इसका तो सी आंसर है, गृह कार्य ज़्यादा नहीं होना चाहिए बच्चों का, ठीक है, लिखने पढ़ने विद्यालय जाने का। तो सी ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सबसे सटीक है, आसान क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक शिक्षक को कक्षा में प्रश्न पूछते समय किस विधि का पालन करना चाहिए। एक शिक्षक है, कक्षा में क्या कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, तो किसका पालन करना चाहिए। क्या शिक्षक को अधिक से अधिक प्रश्न पूछने चाहिए, या निश्चित समयावधि में अधिकतम प्रश्न, या एक निश्चित समय अवधि में अनेक सार्थक प्रश्न पूछने चाहिए, या जितने अधिक संभव हो उतने प्रश्न। तो सबसे जो सही आंसर है कि एक निश्चित समय अवधि में अनेक सार्थक प्रश्न। सार्थक प्रश्न पूछना एक टीचर के गुण क्या होने चाहिए, एक सार्थक प्रश्न, ऐसा नहीं कुछ भी प्रश्न पूछ रहे तो ये उचित नहीं है, सार्थक प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कि जो आपकी रचनात्मक और वैध आलोचना करता है उसे आपके द्वारा किस प्रकार मानना चाहिए। एक मित्र की तरह, एक आलोचक की तरह, एक प्रतिद्वंदी की तरह, या जैसे को तैसा रूप में। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो है एक मित्र की तरह। मतलब आपकी क्या है, कोई क्या आलोचना कर रहा है, कौन सी, वैध आलोचना कर रहा है, मतलब रियल में आपकी आलोचना इस तरह से कर रहा है कि आपने कोई चीज़ गलत कर दी तो उसके बारे में आपको सचेत कर रहा है। तो आपका एक मित्र की तरह उसके प्रति आपका व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि वो आपको सिखा रहा है कि आप दोबारा क्या है ऐसी कुछ गलतियां ना कर सकें। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक शिक्षक जो अपनी कक्षा में उत्तम वातावरण तैयार करना चाहता है उसे निम्नलिखित कार्य करने चाहिए। उसे कठोर अनुशासन सिद्धांतों का अनुसरण करना चाहिए, उसे छात्रों को चुनौतीपूर्ण नवीन अनुभव प्रदान करने चाहिए, उसे छात्रों को निरंतर मौखिक एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में व्यस्त रखना चाहिए, या उसे कठोर नियमों की स्थापना बिना किसी भेदभाव के करनी चाहिए। तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों उसे बी ऑप्शन, कि उसे छात्रों को चुनौतीपूर्ण और नवीन अनुभव प्रदान करेंगे तो उससे बच्चा उतना अधिक सीख पाएगा, उतना ज़्यादा क्या है वो उस कक्षा में एक्टिव हो पाएगा। जब उसे नए नए अनुभव मिलेंगे उतना ज़्यादा वो इंटरेस्ट लेगा वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे सीखने का अवसर मिलता है, तो बिल्कुल मिलता है। आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, बिल्कुल होती है। व्यक्तित्व का विकास होता है, तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी स्थिति कक्षा के वातावरण की सबसे जीवंत स्थिति है। सबसे जीवंत स्थिति कौन सी होगी, कक्षा की शांत स्थिति। तो ये क्वेश्चन पहले आ गया, थोड़ा सा घूम के आया था अलग, उस टाइम उत्तर ये था जो क्वेश्चन अभी यहाँ पर है। तो क्या कक्षा में शांति की स्थिति होनी चाहिए, तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जीवंत कक्षा इसको नहीं बोलेंगे। छात्रों के मध्य चर्चा, क्या छात्रों के मध्य, तो जीवंत कक्षा हो सकती है। सी ऑप्शन है छात्रों तथा शिक्षक के मध्य चर्चा और कक्षा में हंसी,
तो हंसी तो किसी भी बात पर हो सकती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बेस्ट आंसर है कि छात्रों तथा शिक्षक के मध्य जो चर्चा हो, क्योंकि जब वो शिक्षक के मध्य चर्चा करेंगे तो क्या है वो उनसे क्या है कुछ सीखेंगे, शिक्षण क्या है अच्छा हो जाएगा। तो छात्रों तथा शिक्षक के मध्य चर्चा होनी चाहिए, तो वो एक जीवंत कक्षा का एक अच्छा उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक विद्यार्थी आपकी कक्षा में प्रतिदिन आपसे प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? उसे प्रश्न पूछने से मना करेंगे क्योंकि आप बहुत थक गए, बार बार बेचारा डेली प्रश्न पूछ रहे हैं, या प्रश्न पूछने के लिए उसकी सराहना करेंगे, या विद्यालय समय के बाद प्रश्न पूछने के लिए सलाह देंगे, या बिना प्रश्न का उत्तर दिए बिना उसे बैठने के लिए कहेंगे? तो जो सबसे सही आंसर है दोस्तों वो है बी, प्रश्न पूछने के लिए उसकी सराहना करेंगे, क्योंकि बच्चा पूछ रहा है, उसके वो जिज्ञासु है, तो जिज्ञासु है तो आप उसकी सराहना करेंगे, उसको बढ़ावा देंगे, जिससे वो क्या उसका सर्वांगीण विकास हो सके। क्वेश्चन नंबर 16 है, संकोची और शर्मीले छात्रों को कक्षा के शिक्षण कार्य में भाग लेने की प्रेरणा देने का उपाय क्या है? देखिए, संकोची और शर्मीले छात्र बहुत होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो बेचारे क्या है क्लास में बड़े शांत रहते हैं, किसी भी चीज़ शिक्षण एक्टिविटी में क्या है भाग नहीं लेते हैं। तो उनको क्या करना चाहिए? क्या उनको गृह कार्य से मुक्त रखा जाए? अब गृह कार्य का तो संकोच और शर्मीले से कोई मतलब नहीं है। उनको कक्षा में अपनी रुचि के विषय पर कुछ बताने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, या यदि वे किसी प्रश्न का उत्तर न दे सकें तो उन्हें शर्मिंदा किया जाए? तो देखिए, शर्मिंदा पहले से उसको शर्मिंदा बिल्कुल नहीं करेंगे, उनको विशेष स्नेह दिया जाए या विशेष स्नेह दिया जाए। तो बी और सी ऑप्शन में बी ऑप्शन सही है कि उनको कक्षा में अपनी रुचि, जो रुचिकर विषय उनका है उसी सब्जेक्ट से उनको बताने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे कि वो उस पर बोल सके जो उसको पहले से अच्छे ढंग से आता हो। तो इससे क्या होगा कि उसकी जो संकोची स्वभाव और शर्मिला स्वभाव है वो दूर हो जाएगा उस कक्षा में। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। विद्यालय में खेलों का आयोजन का उद्देश्य है विद्यार्थियों के समय का सदुपयोग करना, विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के लिए, या राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयार करना, या विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास। तो विद्यालय में जो खेलों का आयोजन होता है दोस्तों वो होता है विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास, कि खेल खेल में उनका कुछ शिक्षण हो जाए। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्न में से कौन सी स्थिति शिक्षक के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण है? किसी एक अध्यापक के लिए चुनौतीपूर्ण विषय क्या है, चुनौतीपूर्ण स्थिति क्या है? ऑप्शन ए बोलता है कि शिक्षण अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाना, ऑप्शन बी बोलता है छात्रों के मध्य अनुशासन, सी बोलता है सीखने के वातावरण के साथ समायोजन करना, और डी बोल रहा है कि शिक्षण की योजना बनाना। तो सबसे जो चुनौतीपूर्ण विषय है दोस्तों वो है ए ऑप्शन, शिक्षण अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाना। अब देखिए, इसका कोई पैरामीटर नहीं, मात्रक नहीं है कि भाई प्रभावशाली कितना होगा। मतलब अगर आज टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है तो कल वो उससे भी अच्छा पढ़ा सकता है। तो एक बड़ा चुनौती का विषय है कि वो कितना प्रभावशाली हो सके, शिक्षण अधिगम कितना प्रभावशाली, आपने जो शिक्षण कराया बच्चों की समझ में कितना आया या कितना ज़्यादा आ सकता है, इसका कोई पैरामीटर नहीं है। तो अधिक प्रभावशाली ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यही सबसे चुनौतीपूर्ण है। रही बात छात्रों के मध्य अनुशासन बनाना, कोई बड़ी बात नहीं है, सीखने के वातावरण के साथ समायोजन किया जा सकता है, और शिक्षण की योजना बनाना ये तो काफ़ी सबसे आसान है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि बालकों के माता पिता से व्यक्तिगत संपर्क शिक्षण के लिए आवश्यक है। व्यक्तिगत संपर्क किया जा रहा है तो माता पिता से मित्रता करने के लिए या बालकों की समस्याओं को हल करने के लिए। सी ऑप्शन बोलता है उनका आर्थिक स्तर जानने के लिए या विद्यालय के कार्य में सहयोग लाने के लिए। तो बालकों के माता पिता से जो व्यक्तिगत संपर्क हो रहा है वह है, देखिए इनको आपके पास कौन ला रहा है, बालक के द्वारा लाए जा रहे हैं। तो बालक की ही समस्या का हल करने के लिए क्या करेंगे, आप माता पिता से व्यक्तिगत संपर्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है कि शिक्षक के संदर्भ में एक कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? शिक्षक द्वारा दिया गया वक्तव्य है, फर्नीचर है, शिक्षण सामग्री है, या शिक्षण विधियाँ। तो शिक्षक के संदर्भ में एक कक्षा में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है दोस्तों शिक्षक द्वारा दिया गया वक्तव्य। ये क्या है, एक कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षण सामग्री, शिक्षण विधियाँ, ये सब बात की बात आती है। क्वेश्चन नंबर 21 है कक्षा में अनुशासन सुधारने की दृष्टि से अध्यापक को क्या करना सर्वोत्तम होगा? हमें क्या करना है, अनुशासन सुधारना है। तो इसके लिए अध्यापक को सबसे सर्वोत्तम क्या करना चाहिए? इसमें अध्यापक छात्रों को पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, पढ़ाने की विधि और छात्रों के प्रति अपने दृष्टिकोण का मूल्यांकन करे। या बी ऑप्शन है कक्षा के छात्रों की सहमति से अनुशासनहीनता में दिए जाने वाले दंड का प्रकार, उसकी मात्रा निर्धारित करें। ये बी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि आप सभी कक्षा में क्या है मीटिंग करें या उनसे आप क्या है डिस्कशन करें कि जो अनुशासनहीनता करेगा उसको क्या दंड दिया जाए। या सी ऑप्शन है कि इस समस्या पर विचार करने हेतु तो अभिभावकों को बुलाकर आप इस पर बात करें या अनुशासनहीन छात्रों के नाम प्रधानाध्यापक के पास भेज दें। तो ऐसा भी नहीं करेंगे, प्रधानाचार्य के पास नहीं भेजेंगे, आप अपने स्तर पर कुछ करेंगे। तो अपने स्तर पर सबसे सही देखिए, अगर कक्षा में अनुशासन
अनुशासनहीनता हो रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ कमी क्या है, अध्यापक पे है। तो अध्यापक को सबसे पहले अपने पे सुधार करना होगा। तो ये जो ए ऑप्शन है इसमें सारी चीज़ें आ रही है। अध्यापक छात्रों को पढ़ाए जाने वाली विषय वस्तु पर ध्यान देगा कि हो सकता है कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन विषय वस्तु में कुछ मज़ा नहीं आ रहा है बच्चों को, तो इसलिए उस पर भी ध्यान देंगे। पढ़ाने की जो विधि कौन सी आप यूज़ कर रहे हैं, उस हिसाब से जिस हिसाब से आपका जो पाठ योजना आपने पढ़ानी है उस हिसाब से उसकी विधि भी होनी चाहिए। और छात्रों के प्रति अपने दृष्टिकोण का मूल्यांकन करना चाहिए कि छात्र आपको क्या समझ रहे हैं, तो ये जरूरी है। तो ये ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि किस पद्धति से शिक्षण में छात्रों की अधिकतम भागीदारी संभव है। अधिकतम भागीदारी कब होगी? व्याख्यान विधि से होगी। व्याख्यान में तो केवल आप बोलेंगे, छात्र सुनेंगे। परिचर्चा विधि, तो यहाँ पर चर्चा हो रही है तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो अधिकतम भागीदारी होगी यहीं से होगी। कथन विधि में एक कथन के बारे में बात हो रही है, और कहानी में क्या है, कहानी कथन में एक जैसे हिस्ट्री वगैरह पढ़ाते हैं, आप पढ़ाएंगे और बच्चे केवल सुनते रहेंगे। तो बी ऑप्शन है परिचर्चा विधि। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। तो शिक्षित है और बेरोजगार है, तो शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है उद्देश्यहीन शिक्षा। तो ए ऑप्शन ही हो जाएगा कि जो शिक्षा है वो उद्देश्यहीन है। बी ऑप्शन क्या बोलता है कि सरकार द्वारा रोजगार की सुदृढ़ नीति करना होना, शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता या घटिया स्तर की शिक्षा। तो ए ऑप्शन है कि उद्देश्यहीन शिक्षा है। ये पता नहीं है कि भाई इस जो शिक्षा दी जा रही है इसका मकसद क्या है, ये किस लिए दी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि यदि आप कक्षा में एक प्रश्न पूछते हैं और एक विद्यार्थी अपूर्ण उत्तर देता है तो आप क्या करेंगे? क्या उत्तर अस्वीकार कर देंगे? तो उसका मनोबल घट जाएगा। प्रश्न का पुनर्निर्माण करेंगे, तो जिस प्रश्न को आपने पूछा है उसका उत्तर नहीं मिल पाएगा बच्चों से और वो उनको भी नहीं सीख पाएंगे। पुनर्बलन प्रदान करेंगे, तो ये है आप पुनर्बलन प्रदान करेंगे उसको, आप उसको क्या है प्रोत्साहित करेंगे यहाँ पर कि उस बच्चे ने क्या है अपूर्ण उत्तर दिया, तो आप उसको कुछ ना कुछ थोड़ा सा हिंट देंगे कि जिससे वो उस उत्तर को खुद स्वयं दे पाए। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि अगर आपकी कक्षा के छात्र किसी विषय में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? क्या आप कक्षा छोड़कर चले जाएंगे? तो ऐसा तो उचित नहीं है। ये बी है, उन्हें उस विषय से संबंधित कोई रोचक कार्य देंगे या उन्हें कहानी सुनाने लग जाएंगे या उन्हें दंडित करेंगे। तो क्योंकि बच्चे रुचि नहीं ले रहे हैं तो उसे क्या करेंगे, उस विषय से संबंधित कोई रोचक कार्य देंगे। आप कुछ ऐसा रोचक कार्य देंगे जिसमें वो इंटरेस्ट ले, क्योंकि रोचक से ही मतलब आ गया कि अब उसमें इंटरेस्ट आना ही आना है, क्योंकि रोचक चीज़ों पर तो सभी को इंटरेस्ट आता है। तो बी ऑप्शन इसका सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? शिक्षा से हमें पूर्ण संतुष्टि व आत्मबोध प्रदान करती है, शिक्षा हमें पूर्ण संतुष्टि व आत्मबोध प्रदान करती है, या शिक्षा समाज में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ाती है, या शिक्षा समाज के लिए लाभकारी है, या उपयुक्त सभी। तो 26 का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। सारी की सारी चीज़ें शिक्षा के द्वारा ही संभव है। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का सृजन किया जाना चाहिए। नैतिक मूल्यों का सृजन किया जाना चाहिए शारीरिक विकास हेतु, मानसिक विकास हेतु, भावात्मक विकास हेतु, या उपरोक्त सभी। अब देखिए जो नैतिक मूल्य है, नैतिक मूल्य का संबंध किससे? यह है भावात्मक से, तो इसलिए भावात्मक विकास हेतु ही क्या है, जो नैतिक मूल्य है, नैतिक मूल्यों का सृजन किसके लिए किया जाता है? भावात्मक विकास के लिए। अब जो नैतिक मूल्य उनका शारीरिक विकास से कोई नाता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का यहाँ पर क्या है? सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? विद्यार्थियों को पढ़ाना है, या सीखने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना है, या गरीब विद्यार्थियों को उपचारात्मक शिक्षण देना, या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 28 का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा कि विद्यार्थी पढ़ाना भी इनका कार्य है, विद्यार्थियों को प्रेरित करना भी क्या हो गया? कार्य हो गया, और जो गरीब विद्यार्थी उनका उपचारात्मक शिक्षण करना, उनको उपचारात्मक शिक्षण देना भी क्या है? एक शिक्षक का कार्य ही है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि एक अच्छा शिक्षक जीवन पर्यंत विद्यार्थी बना रहता है। इस कथन का मतलब क्या है? ऑप्शन ए क्या बोलता है कि अध्यापक का मस्तिष्क कभी परिपक्व नहीं होता है। तो ये तो गलत है, क्योंकि अगर मस्तिष्क परिपक्व नहीं होगा तो अध्यापक वो कैसे बनेगा। बी ऑप्शन है अध्यापन के साथ साथ वह अध्ययन भी जारी रखता है। तो ये ऑप्शन काफ़ी कुछ ठीक है। विद्यार्थियों की भांति वह सादा जीवन ही बिताता है, तो ये भी नहीं है, वह सदा ही विद्यार्थियों के बीच में घिरा रहता है। तो बी ऑप्शन सही है कि अध्यापन के साथ साथ वह अध्ययन भी जारी रखता है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि शिक्षक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे किसको? अपने व्यक्तिगत कार्य को देंगे, या बच्चों को ट्यूशन कक्षाओं के प्रति प्रेरित करेंगे, या शिक्षण अधिगम को, या विद्यालय स्वच्छता को। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है सी ऑप्शन, शिक्षण अधिगम को।
तो ये हो गए आज की वीडियो के 30 क्वेश्चन। और बहुत से लोग हमें कमेंट में पूछते हैं कि सर हमें डीएलएड एग्जाम की यहाँ पर तैयारी कराओ, क्योंकि अब एग्ज़ाम काफ़ी निकट आने वाला है और हमें इसकी तैयारी करनी है। तो मैं आपको बता दूं कि हमने पहले ही प्लेलिस्ट में बहुत सी वीडियोस पढ़ी है, चाहे आप बात करें रीजनिंग की, चाहे मैथ्स हो गया, या टीचिंग एप्टीट्यूड, या सामान्य ज्ञान, या कुछ करंट अफेयर की भी हमने ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं। आप अगर देखेंगे तो 30 से ऊपर वहाँ पर वीडियोस हैं। 10 पार्ट तो टीचिंग एप्टीट्यूड के ही हैं, और उसी से जो मैथ्स के जो मेन हमने टॉपिक वहाँ पर कवर कर रखे हैं, जो कि एग्जाम में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के आते हैं और हर बार वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आपकी रीजनिंग के हो गए। तो एक बार आप उन वीडियोज़ को जरूर देखें। जो भी नए लोग इस वीडियोज़ को देख रहे हैं, जो भी नए लोग यहाँ पर पहुँचे हैं आजकल, तो अगर वो उसको देखेंगे तो वहाँ पे उनका काफ़ी कवर हो जाएगा। फिर भी यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड की मैं 1-2 और वीडियोज़ लाऊंगा, और इस हिसाब से तो अपनी तैयारी जारी रखें और अच्छे से तैयारी करें। बस थोड़ा सा कम समय आपके पास है। तो चलिए आज की वीडियो के बस इतना ही।